हेलो बच्चों। देखो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन था कि जो हमारे ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, ग्रुप टू मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्यों? तो बहुत ही सिंपल आंसर है। देखो, ये है हमारा ग्रुप टू एलिमेंट और ये है हमारा हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एज यू गो डाउन द ग्रुप, तो एनायन तो ओ एच नेगेटिव है, कटायन जो आपका मेटल है वो चेंज हो रहा है, यानी साइज बड़ा हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो हम अगर इसे ध्यान से देखें तो ऊपर बीई और ओ एच दोनों छोटे, तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा। जैसे जैसे आप नीचे गए तो ओ एच का तो साइज सेम ही है, वैसे ओ एच का साइज छोटा होता है, बट मेटल का साइज बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी मेटल कटायन कह सकते हो। तो जब साइज छोटा बड़ा होने लग जाए तो डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी कम हो जाती है, क्योंकि OH का साइज तो छोटा है, मेटल का बड़ा होने लग गया। शुरू में दोनों का छोटा था तो लैटिस एंथैल्पी हाई, बट एज यू गो डाउन द ग्रुप तो लैटिस एंथैल्पी कम हो गई बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस, और हाइड्रेशन बढ़ गई। ऐसा होने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। दिस इज व्हाट वी लर्नड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो। अब इसी से मैचिंग एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पे सेम लॉजिक लग रहा है। तो चैप्टर का जो लॉजिक है ना बेटा, बस लॉजिक समझिए और उसके बेस पे आगे बढ़ते जाइए। और एक लॉजिक और याद रखना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। आई होप आपको याद होगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब देखो, इसी में हम आगे चलते हैं और समझते हैं इसी को, इसी कंसेप्ट को। अब देखो आ रहा है, व्हाई डज द solubility ऑफ alkaline अर्थ मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब ये क्वेश्चन उसका उल्टा हो गया। देखो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड था, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मेटल कार्बोनेट एंड सल्फेट। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं जो आपने ध्यान रखनी है। देखो ध्यान से देखना, आंसर देखोगे ना, बहुत सिंपल है। नोट, आप इसको याद रखना। जो OH नेगेटिव होता है ना, इसका साइज होता है छोटा, स्मॉल साइज का होता है। अब ये हो गया नोट वन। नोट टू, कार्बोनेट होता है CO3 माइनस एंड सल्फेट होता है SO4 - 2। इनका साइज होता है बड़ा, साइज इज बिग। ऐसे ऐसे मैं लिख देता हूं, इनका जो साइज है ये बिगर होता है या बिग होता है, ऐसे मैं लिख देता हूं। बस इसे आप अपने ब्रेन में रखना, आंसर करने में आसान रहता है। अब हमें पता है, अगर दोनों का साइज छोटा हो, कटायन और अनायन का, नोट नंबर 3 लिख देता हूं कि अगर कटायन और एनायन, कटायन को पॉजिटिव एनायन को नेगेटिव, अगर दोनों का साइज छोटा हो, दोनों का साइज मान लो ये दोनों का साइज जो है ना स्मॉल साइज, दोनों का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज, तो लैटिस एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होती है। अगर एक छोटा बड़ा हो जाए या दोनों बड़े हो जाए तो लैटिस एंथैल्पी कम हो जाती है। ये ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे 3 नोट लिखे हैं इसी टॉपिक को समझाने के लिए। अब आप देखो, अब आपको आंसर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ग्रुप टू, ग्रुप टू, अब यहाँ पे कार्बोनेट और सल्फेट ले रहा है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट और सल्फेट, जो चाहे कार्बोनेट ले लो या सल्फेट ले लो, दोनों का साइज बड़ा है। तो मैं ये कार्बोनेट ले लेता हूं, है ना, कार्बोनेट -2 होता है, CO3 - 2। तो मैंने सिर्फ माइनस लिख दिया था, -2, सल्फेट SO4 - 2। अब ग्रुप टू में कौन से एलिमेंट होते हैं? देखो, शॉर्टकट बेगम, शॉर्टकट याद करो, का सिर बड़ा, तो वो आर ए रेडियम लिखने की जरूरत नहीं। तो ये तो हो गया आपका मेटल, ठीक है। ये हो गया आपका कैटायन, इसको मैं कैटायन कर देता हूं, ये हो गया आपका कैटायन, ग्रुप टू। अब ये कार्बोनेट से जुड़ेगा, तो कार्बोनेट होता है आपका CO3 - 2, या सल्फेट से जुड़ेगा, कार्बोनेट हो या सल्फेट हो एक ही बात है, समझ लो, क्योंकि दोनों का साइज बड़ा है। तो बी जो कटायन है ये +2 वाला कटायन है, +2 वाला, ये सारे +2 +2 +2 वाले हैं। तो बीई कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, ऐसे करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। तो अब आपका आंसर बहुत इजीली समझ जाओगे, बेरियम कार्बोनेट। अब देखो, ये अनायन है, तो अनायन तो कॉमन हो गया ना यहाँ पे, जैसे OH कॉमन था, यहाँ पे बड़े साइज वाला कॉमन हो गया, वहां पे छोटे साइज वाला कॉमन था, यहाँ पे जो हमारा एनायन है ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करेगी? कैटायनिक साइज, मेटल का साइज। तो देखो, पहले साइज छोटा बड़ा तो लैटिस एंथैल्पी कम,
जैसे ही नीचे 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 गए तो इसका साइज भी बड़ा हो गया, तो बड़ा साइज और बड़ा साइज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लैटिस एंथैल्पी तो कम है, साथ में हाइड्रेशन भी कम हो जाती है, और हाइड्रेशन एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है, इसलिए आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। देखो कंसेप्ट एक मोटा सा कंसेप्ट है कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हो तो सॉल्युबल होगा। ये मोटा सा कंसेप्ट ये मोटा सा कंसेप्ट है जो हमें याद रखना है कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी होगी, बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा हो गया कि आपको एल्कली मेटल दे दिया और कार्बोनेट दे दिया। अब अनायन का साइज बड़ा है, कैटायन का छोटा है, तो छोटा और बड़ा साइज लैटिस एंथैल्पी कम हो गई, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो कैटायन का साइज बड़ा हो गया, अनायन का तो बड़ा ही था। तो जब दोनों साइज बड़े हो जाएं तो हाइड्रेशन कम, हाइड्रेशन जो है वो भी कम हो जाती है। लैटिस तो कम होती होती है, हाइड्रेशन कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। यानी नीचे जाते जाते आप ऐसा सपोज कर लो, हाइड्रेशन एंथैल लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है, वो उसको ओवर पास नहीं कर पाती लैटिस को, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब मैं आंसर पढ़ूंगा, जरा समझना ध्यान से। देखो, द साइज ऑफ एन आयन बीइंग मच लार्जर, देखो जी, जो यहाँ पे हमारा साइज ऑफ एन आयन है, एनायन हो गया आपका सल्फेट या कार्बोनेट, ये क्या है, लार्जर एज कंपेयर टू कैटायन। लार्जर साइज एज कंपेयर टू कैटायन, वो मैंने बता ही दिया कि साइज बड़ा होता है, OH का छोटा होता है, ओके। द लैटिस एंथैल्पी विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो क्या होगा कि जो हमारी लैटिस एंथैल्पी है ना उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बट जैसे जैसे नीचे जा रहा है हाइड्रेशन कम हो गई एकदम से। तो देखो क्या हो रहा है, सिंस द हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ये मेन आंसर है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वही कम हो गई। हाइड्रेशन ही कम हो गई तो लैटिस ज्यादा ही रही, लैटिस भी कम होती है बट हाइड्रेशन कुछ ज्यादा कम होती जाती है, ऐसे समझो। तो solubility will decrease as found for the alkaline earth metal carbonate and sulfate। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार बेटा पेपर में आया भी हुआ है। तो अब एक बार मैं इसको दोबारा से सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, समझ जाइए आप, बहुत इजी है। देखो, जब कटायन, कटायन होता है पॉजिटिव मेटल, जब कटायन और एनायन का साइज, दोनों का साइज छोटा हो तो लैटिस एंथैल्पी जो है आपकी ज्यादा होती है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे कटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, यानी साइज छोटा बड़ा है, तो जो भी लैटिस एंथैल्पी है, मान लो लैटिस एंथैल्पी है x, ऐसे सपोज कर लेते हैं, लैटिस से लैटिस एंथैल्पी x है, तो हम जैसे 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 नीचे जाएंगे ना तो लैटिस एंथैल्पी x ही रहेगी, बट हाइड्रेशन कम हो जाती है, क्योंकि जब साइज दोनों का बड़ा हो जाए ना तो लैटिस एंथैल्पी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट हाइड्रेशन कम हो जाती है। अब हमें पता है अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तभी सॉल्युबल होगा, तो हाइड्रेशन ही कम हो गई तो उल्टा इनसॉल्युबल। तो आपको अब मेरी बात आई होप समझ में आ गई है, ये कंसेप्ट हमें ऑलरेडी पता है। तो देखो, मान लो पेपर में क्वेश्चन आए तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, आप ये डायग्राम बना देंगे। डायग्राम क्या है, ये एक तरह का फ्लो चार्ट आप बना देंगे। फिर आप लिखेंगे कि carbonate or sulfate has bigger size. So when the alkali metal carbonate, in case of alkali metal carbon, alkaline earth metal carbonate, the lattice enthalpy does not change, क्योंकि lattice enthalpy पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, but as we go down the group due to increase in the size of cation as well, hydration enthalpy decreases, यानी हाइड्रेशन ही कम हो जाती है नीचे जाते जाते। तो हाइड्रेशन ही कम हो गई तो मॉलिक्यूल टूटेगा नहीं, तो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये कंसेप्ट है। देखो बेटा, एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, इसको समझो जरा ध्यान से। कंसेप्ट यही है कि OH का साइज छोटा होता है, कार्बोनेट सल्फेट का साइज बड़ा होता है। अगर कैटायन और एनायन दोनों छोटे साइज के हैं तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, बट अगर छोटे बड़े हो जाएं तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। ठीक है, अब आप इस चीज को हम चलते हैं आगे, अब समझते हैं। तो क्वेश्चन है कि जो हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट हैं वो डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, यानी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें कार्बोनेट है उसका साइज अनायन है, उसका साइज कॉमन है, बड़ा है। शुरू में मेटल का साइज छोटा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेटल का साइज बड़ा हो जाता है। तो अब क्या होता है, अगर ऑलरेडी अनायन का साइज बड़ा हो तो लैटिस एंथैल्पी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप सेम रहती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप कोई फर्क, खास फर्क नहीं पड़ता लैटिस एंथैल्पी पे, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी दोनों का साइज बड़ा होने से, कैटायन और अनायन, ये कम हो जाती है। तो जब ये कम हो गई तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये बताइए
कि इन दिस मेटल carbonate is having bigger size and is common, whereas metal size influence the hydration enthalpy. Metal cation size influence the hydration enthalpy as we go down the group in metal carbonate. So lattice enthalpy does not change much, यानी सेम रहता है, but hydration enthalpy decreases. As a result, solubility decreases down the group. तो ये बना क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है होते हैं। सो देखो बेटा, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, समझ लिया। अब इसे ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखेंगे तो आप पेपर में लिख पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना। +1 +2 में क्या होता है कि बच्चे को समझ नहीं आता। सबसे पहली प्रॉब्लम, समझ आ जाए तो बच्चा याद नहीं रखता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया ना आपने, समझ भी लिया और प्रैक्टिस भी करके याद रख रहे हो, तो आपके नंबर पक्का आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब है क्वेश्चन एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इस चैप्टर की आपको मेन चीजें बता रहा हूँ जो पेपर में आती हैं। मेरे कराने के बाद आपके पास जो भी बुक है वहां से आप क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़िए, क्योंकि जो हम नोट्स वगैरह भी बनाएंगे हम बुक से ही बनाते हैं। तो आप बुक पढ़िए हमारे पढ़ाने के बाद, आपकी बेटा नॉलेज बहुत इंप्रूव होगी और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है बुक पढ़ के। देखो, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, जो बेरिलियम है ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। ग्रुप 2 का शॉर्टकट हमें अब याद हो गया है, बेगम का, BEMG को मैंने बेगम बोल दिया, बेगम का सिर बड़ा। तो रेडियम हम जनरली लिखते नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो इसकी स्टडी कम होती है। अब देखो, हमें पता है एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका हुआ? स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज किसका हुआ? बेरिलियम का। अब बेरिलियम का बेरिलियम। साइज छोटा होने से मैंने आपको बताया था इसके वही ड्रॉबैक है कि छोटा है, बाकियों जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं लिथियम करेगा। जैसे सेम। हाँ बिल्कुल, लिथियम जैसा ही। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एनॉमलस क्यों है, ये औरों से अलग बिहेवियर क्यों शो करता है, तो इसका आंसर यही है, छोटा साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और क्या था? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल बोल दो, और क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हाईएस्ट डिग्री रहेगा। ऑफ हाइड्रेशन। हाँ, तो इस तरह से आप इनमें चीजें बता सकते हैं कि ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, लैटिस एंथैल्पी इसकी जनरली स्ट्रॉन्ग होगी, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए भी बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर क्यों देता है, तो स्मॉल साइज एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये दो मेन आंसर रहेंगे। एंड आप साथ में लिख सकते हैं हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये इस तरह से आप चीजें कर सकते हैं, विच इज इजी। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसे आप अपने ब्रेन में रखिए, दैट्स इट। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज सिमिलर टू लिथियम, क्योंकि जो हमने ग्रुप 1 पढ़ा ना वैसे ही ग्रुप 2 है। बस फर्क क्या है कि ग्रुप में 1 में वैलेंसी 1 थी, यहाँ पे +2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, और कुछ भी फर्क नहीं है। नियर राउंड आपको रिएक्शन सेम मिलेंगी। अब देखो, इस चैप्टर में के एंड में जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको पीओपी, वॉशिंग सोडा, कई चीजें मिलेंगी जो आपने 10th में पढ़ी हुई हैं एसिड बेस में। तो ये चीजें जनरली हम पेपर में पूछते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 10th में पढ़ी हुई हैं, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आप इन्हें अपने बुक से रीड करें और उन्हें याद करने की कोशिश करें। जितनी अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें थी इस चैप्टर की वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब एक चैप्टर है जो आपने टॉपिक है जो पढ़ा नहीं है, उस टॉपिक का नाम है सीमेंट। अब आप इसे सुनिए जरा ध्यान से, सीमेंट के बारे में इसे याद रखना है और कुछ नहीं, कि सीमेंट है क्या, कहाँ से मिला है, ये कुछ थ्योरीज हैं, तो बस ये थोड़ा याद रखना, दैट्स इट। सो देखो, cement. Cement is an important building material. It was first introduced in England in 1824 by Joseph Aspdin. तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गई। It is also called Portland cement because it resembles with the natural limestone quarried इन आइसलैंड ऑफ पोर्टलैंड। तो जो हमारा ये सीमेंट है, सीमेंट का जो दूसरा नाम है वो क्या कहते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टलैंड जगह है, उसके साथ लाइमस्टोन वहां से मिला था, तो उसके मैचिंग में इसका नाम लिख दिया है। तो यहाँ पे कुछ खास एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए। ठीक है, अच्छा, लाइमस्टोन पता है आपको किसे कहते हैं? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को, जो मार्बल होता है ना, मार्बल, दैट इज योर लाइमस्टोन, ऐसे समझ लीजिए। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सीमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ कॉम्पोजिशन है, ये हमें याद रखना है और कुछ नहीं। सीमेंट इज एन important product obtained by combining a material rich in lime. Lime is calcium oxide.
ठीक है, रिच इन लाइम, जो सीमेंट है वो कैल्शियम ऑक्साइड में रिच होता है। अदर मटेरियल सच एज क्ले, सिलिका, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लाइम है आपका, क्ले, सिलिका विच कंटेन, सिलिका को ना SiO2 कहते हैं, याद रखना, अलोंग विद द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। तो देखो जो सीमेंट है ना उसके अंदर एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम के भी ऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ पे एक एवरेज कॉम्पोजिशन दी हुई है, द एवरेज कॉम्पोजिशन of Portland cement or cement is calcium oxide 50 to 60%, silica 20 to 20%, aluminium oxide 5 to 10%, magnesium oxide 2 to 3%, iron oxide 1 to 2%, carbon trisulfide 1 to 2%। तो ये है for a good quality cement the ratio of silica, यहाँ से मैं अंडरलाइन करता हूँ, for good quality cement the ratio of silica is SiO2 to alumina should be 2.5 and 4। तो आप देखो अगर मैं आपको सीमेंट पढ़ा रहा हूँ ना तो ये एज सच कोई समझने वाला पार्ट नहीं है, ये पढ़ा और याद रखने वाला है। मैं सीमेंट क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब आप बुक खोलोगे तो बुक में आपको पीओपी मिलेगा, आपको वॉशिंग सोडा मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, तो ये सारी वही चीजें जो आपने 10th में पढ़ी हुई हैं, NaCl मिलेगा। तो ये सब चीजें ना पूछते नहीं है, आपने सीमेंट नहीं पढ़ा हुआ इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपने देखा जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, वो बोल रहा है ऐसा ऐसा होता है, हमें याद रखना है भी ये चीजें होती हैं। तो ये चीज ये 1 मार्क में 2 मार्क में आता है सीमेंट के ऊपर, कभी कंपोजिशन पूछ लो इस तरह से हो सकता है। एंड द रेशियो ऑफ लाइम टू द टोटल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ सिलिका, silicon, aluminium oxide and iron oxide should be as close as possible to 2। तो यहाँ पे गुड क्वालिटी सीमेंट की कॉम्पोजिशन बताई है जो हम याद रख सकते हैं। तो हमें यहाँ से मोटा मोटा ये पता चल गया कि सीमेंट बना किस चीज का है। सीमेंट सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड, अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इनकी कॉम्पोजिशन में बना है। उनकी कुछ रेशियोज दी हुई हैं जो आप याद रख सकते हो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर वगैरह में जनरली ये नहीं पूछते हैं। अब आ जाओ आगे, द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले। ठीक है, ये मेन है कि जो बेसिक रॉ मटेरियल है अपना सीमेंट बनाने का, ये क्या है, रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले, ये बेसिक है। when clay and limestone are strongly heated together they fuse and react to form cement clinker, यानी जो कॉम्पोजिशन बनेगी ना उसे सीमेंट क्लिंकर बोल दिया, कि इनको जब हम हीट करते हैं तो मिक्स होके सीमेंट का इनिशियल फॉर्म बनाते हैं कॉल्ड सीमेंट क्लिंकर। दिस क्लिंकर इज मिक्स विद 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम। अब आपको जिप्सम याद है, जिप्सम पीओपी का से पहले की स्टेज, जिप्सम को हीट करो, 1.5 वाटर निकाल दो, 2 में से 1.5 निकालो तो बन जाता है आपका पीओपी टू फॉर्म सीमेंट। दस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट आर डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको कह रहे हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 51%, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 11%। तो ये बेटा रटने वाला है, हेयर आई कैनॉट हेल्प, इसको पढ़िए और नॉर्मली आप याद रखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, बस सुनते जाओ और याद रखो, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आ जाओ सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब इसको आप जरा देखो, सेटिंग ऑफ सीमेंट का मतलब क्या है, आपने देखा होगा जब हम घर का काम कराते हैं तो मिस्त्री जो है सीमेंट का घोल तैयार करता है, वो घोल जो है तैयार करते करते सूख जाता है या काफी टाइम लेता है सूखने में, क्योंकि देखो सीमेंट का घोल बनाते हैं सुबह से शाम तक उस घोल, टाइम लेता था सूखने में। हाँ टाइम लेता है। तो यही जो है ना सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो जिप्सम इसीलिए ऐड किया जाता है कि एकदम से सॉलिडिफाई ना हो जाए, वो थोड़ा टाइम ले, क्योंकि अगर घोलते घोलते सॉलिड हो गया तो ईंटों पे लगाने से पहले ही जम जाएगा, तो ईंटों पे लगाने से पहले ही जम गया तो घर बनेगा ही नहीं, तो इसलिए उसमें सेटिंग टाइम के लिए इंक्रीज करने के लिए उसमें मिलाया जाता है हमारा ये जिप्सम। तो लो जी, व्हेन मिक्स विद वाटर, सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में चल रहा है। व्हेन मिक्स विद वाटर द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक प्लेस टू गिव अ हार्ड मास, कि उसको जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वो हार्ड हो जाता होना शुरू हो जाता है। दिस इज ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी आपने उसमें पानी डाला, हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, एंड देयर रीअरेंजमेंट, द पर्पज ऑफ एडिंग, ये मेन है, ये पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम इन इट। द पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम
is only to slow down the process of setting of cement so that it gets sufficiently hardened। लो जी, तो अब जैसे मिस्त्री ने घोल बनाया, तो जिप्सम सीमेंट में इसलिए डाला जाता है कि घोल बनाते बनाते वो सॉलिड ना बन जाए, वो थोड़ा टाइम ले। टाइम लेने से क्या होता है, इतनी देर में मिस्त्री उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, ईंटों पे लगाएगा, फिर वो धीरे धीरे हार्डन हो जाएगा और ईंटों को आपस में जोड़ देगा, या कोई भी ब्लॉक आपने जोड़ना हो उसको वो आपस में जोड़ देता है। तो यहाँ पे एक ही मेन क्वेश्चन बनता है जो आप लिख लीजिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इन सीमेंट। तो जिप्सम इन सीमेंट increases the setting time। बस इतना आप लिख लीजिए, द पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। बस इतना आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आ गया यूजेस। सीमेंट हैज बिकम, ये नॉर्मल यूज हैं, इसमें गप भी लगा सकते हो। सीमेंट हैज बिकम अ कमोडिटी ऑफ नेशनल नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री नेक्स्ट टू आयरन एंड स्टील। It is used in concrete and reinforced concrete in plastering and in construction of bridges, dams and buildings। तो ये uses वगैरह यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा। तो अगर मैं इस पूरे में आपसे क्वेश्चन पूछूं तो इस पूरे में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि जो सीमेंट है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी परसेंटेज बताओ, गुड क्वालिटी सीमेंट की बताओ। तो दूसरा कॉम्पोजिशन बनता है कि जो आपका सीमेंट है उसमें जिप्सम का क्या रोल है। तो आपको रोल पता चल गया, व्हाट इज द रोल ऑफ जिप्सम इन द सीमेंट। तो जिप्सम को जब हम सीमेंट में मिलाते हैं ये उसका सेटिंग टाइम स्लो डाउन कर देता है। तो सेटिंग टाइम स्लो डाउन करने का फायदा क्या है कि जो मिस्त्री है उसको इतना टाइम मिल जाता है कि उसको दीवारों में अप्लाई करे, पूरी दीवारों को बिछाए, उसको पूरा प्लास्टर वगैरह कर दे, तो और वो हार्ड हो जाए फिर उसके बाद। तो मतलब वो ईंटों को आपस में पकड़ लेता है जिससे वो मजबूती लेके आता है पूरी स्ट्रक्चर में। तो ये एक चीज है जो आप बेटा नोट कर सकते हैं। अब देखो, सीमेंट हमने पढ़ लिया, सीमेंट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। अब ये प्रोसेस बेटा इंपॉर्टेंट है। सॉल्वे प्रोसेस है क्या, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, आप ऐसे सपोज कर लीजिए, वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के मेथड को हम सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। इसकी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आप याद कर सकते हैं। देखो क्या होता है सॉल्वे प्रोसेस में, अमोनिया, वाटर और CO2 का मिक्सचर होता है, यानी ये 3-4 स्टेप में होती है ये पूरा सॉल्वे प्रोसेस। तो क्या होता है, अमोनिया, वाटर और कार्बोनेट को मिक्स करते हैं तो बनता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को दोबारा CO2 और वाटर में मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ध्यान से, रिएक्शन बहुत इजीली याद हो जाती है। पहले का जो प्रोडक्ट बना वो दूसरे का रिएक्टेंट हो गया, फिर जो प्रोडक्ट बना वो अगले का रिएक्टेंट हो गया, और इसमें एक एक चीजें हैं जो आप याद कर सकते हो। देखो, अमोनिया, वाटर, CO2 को मिक्स किया, अमोनियम कार्बोनेट बना। अमोनियम कार्बोनेट को दोबारा इसी में मिक्स किया तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में NaCl से रिएक्शन करवा दी। तो जब हमने NaCl से रिएक्शन करवा दी तो अमोनियम क्लोराइड बन गया और NaHCO3 निकल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें तो सॉल्वे प्रोसेस का मतलब है वॉशिंग सोडा बनाना है, तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। तो जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है इसको हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो CO2 H2O निकल गई और हमें क्या मिल गया बेटा, sodium hydrogen carbonate। In this process, NH3 is recovered when the solution containing ammonium chloride is treated with calcium hydroxide। तो ये एक additional information है। कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में आ जाती है, कि जैसे पेपर में आ जाएगा राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन द सॉल्वे प्रोसेस। तो आपने 1, 2, 3 और ये 4 रिएक्शन लिखनी है, कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। सो एक बार फिर से देखो, अमोनिया, वाटर एंड CO2, NH3 को अमोनिया कहते हैं, ये रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट को सेम कंडीशन में हीट करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो आसान है याद करना, थोड़ा सा देखोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फिर अमोनियम कार्बोनेट को NaCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। अब हमें तो सोडियम कार्बोनेट चाहिए, वॉशिंग सोडा, तो इसको हम हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, CO2 बन गया एंड वाटर बन गया। इसकी जरूरत नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जस्ट कीप इन माइंड। सो दीज आर द 4 रिएक्शंस व्हिच आर द सॉल्वे कॉल्ड सॉल्वे प्रोसेस रिएक्शंस। तो इन रिएक्शन में हम वॉशिंग सोडा बनाते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने वॉशिंग सोडा बनाया तो वॉशिंग सोडा हमारा सोडियम कार्बोनेट है, क्या मैं पोटेशियम कार्बोनेट बना सकता हूँ ऐसे ही। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हम सॉल्वे प्रोसेस में
सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो क्या हम इसी तरह से पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, नहीं बना सकते। क्यों? ये इसका रीजन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो जरा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट द सॉल्वे प्रोसेस कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, कि जो सॉल्वे प्रोसेस का मेथड है वहां पे हमने सोडियम यूज किया, तो क्या हम इसी मेथड से पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं? तो कह रहा है कैनॉट बी एक्सटेंडेड, कैनॉट बी एक्सटेंडेड, जो सॉल्वे प्रोसेस है कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज, अब ये आंसर है यहां से, बिकॉज द पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of पोटेशियम क्लोराइड। मतलब क्या कहने का, कि अगर हम सॉल्वे रिएक्शन देखें तो सॉल्वे रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने अमोनिया और ये लिया, और यहाँ पे हमने अमोनियम क्लोराइड और ये सारा लिया। अब अगर मैं यहाँ NaCl की जगह KCl डाल दूं, क्योंकि अगर मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो NaCl की जगह मैं KCl डालूंगा। तो ऐसा करने से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो इतना मतलब पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट में चला जाता है, इतना मतलब वो सॉल्युबल होता है कि उसको मैं अलग नहीं कर सकता। जैसे क्या होता है कि जब भी हम किस चीज को अलग कर सकते हैं, अगर उसकी पीपीटी बन जाए तो अलग कर सकते हैं, वो इतना लिक्विड फॉर्म में रहता है और उसकी पीपीटी नहीं बनती, तो पीपीटी नहीं बनती तो वो बन भी जाएगा तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी हम पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए वो उसकी पीपीटी बननी चाहिए। बट अगर हम NaCl की जगह KCl लें ताकि हमें एक पोटेशियम कार्बोनेट मिल जाए, तो वो सेपरेट नहीं होगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देखो आंसर अब फिर से देखो, पोटेशियम कार्बोनेट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble। देखो अगर मैं इस NaCl की जगह पोटेशियम ले लूं तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, यानी रिएक्शन सेम रहेगी, बस NaCl की जगह KCl लेना है। ऐसा करने से इसकी पीपीटी नहीं बनती, ये soluble है, वही बता रहा है। सो देखो, too soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of potassium chloride। NaCl की जगह हम KCl यूज करेंगे, वो solubility ही बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा soluble हो जाता है, उसकी पीपीटी नहीं बनती, इसलिए हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे भी आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन लिखिए, why we cannot prepare अपना पोटेशियम कार्बोनेट बाय द सॉल्वे प्रोसेस। तो इसका आंसर लिखिए, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble टू बी प्रेसिपिटेटेड। बस, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble टू बी प्रेसिपिटेटेड। बस ये इतनी दो लाइनों में ही आप आंसर लिख सकते हो कि हम सॉल्वे प्रोसेस से क्यों नहीं बना सकते। ये दो लाइनें ही काफी रहेंगी। बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे और हम बना भी लेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इतना सॉल्युबल होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है सर हम? क्वेश्चन है कि व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। ये सॉल्वे प्रोसेस है ना, सॉल्वे प्रोसेस में हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, तो इसी तरह से अगर मुझे पोटेशियम कार्बोनेट बनाना हो तो मैं क्यों नहीं बना सकता, ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है कि जब हम ऐसा करेंगे तो जो हमें पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा वो इतना सॉल्युबल होगा कि हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, पीपीटी नहीं बनेगी। सो बस ये मोटा मोटा सा आंसर है। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर ये ऊपर की दो लाइनें हैं। क्वेश्चन है, व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर पोटेशियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। देखो बेटा, याद रखने वाले काम है सारे। आंसर ये रहा, ये इसका आंसर है, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble टू बी प्रेसिपिटेटेड। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, तो वो इतना soluble हो जाता है कि हम उसकी पीपीटी नहीं बना सकते, मतलब हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो सेपरेट नहीं कर सकते तो हम उसे बना ही नहीं सकते, सेपरेट करेंगे तभी बनेगा ना। तो ये है हमारा आंसर। चलो अब इसे नोट कर लो बेटा, नोट करके डन बोलो। थोड़ा लर्निंग वाला काम है, लर्निंग करनी पड़ती है।